गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। आपका एसएसटी क्लास में स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी जो छुट्टियां थी, समर ब्रेक था, वो बहुत ही अच्छे से और बढ़िया बीता होगा। आज से आपकी क्लास शुरू हो चुकी है, आज से आपकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पर हम अपनी क्लास जिस तरह पहले चल रही थी वैसे ही चलाते हैं। हमने छुट्टियों से पहले आपको हिस्ट्री का लेसन 1 फ्रांस की क्रांति कराई थी। आज हम लेसन नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति ये कराएंगे। आज हमारा हिस्ट्री का सेकंड लेसन है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आप इसका पेज नंबर 26 निकालें, 25 पेज नंबर 25 निकालें। यहाँ से लेसन शुरू है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए मैंने इस लेसन की पिक्चर ग्रुप में डाल दी हैं। वो पेज नंबर 25 से शुरू करेंगे। और पहला हम शुरुआत करते हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का युग। हम आज रूस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम फ्रांस के बारे में पढ़ चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार से हुई थी, उसके क्या कारण थे। फिर फ्रांस की क्रांति से फ्रांस के अंदर क्या परिवर्तन आए और पूरे विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक उसी प्रकार से ये रूसी क्रांति थी जिसने पूरे विश्व में काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाया। तो आज हम ये देखते हैं कि रूस में क्रांति क्यों हुई, किन कारणों से हुई, क्या परिस्थितियाँ थी जिसके कारण रूस के अंदर क्रांति हुई। और इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि इस क्रांति के बाद रूस में क्या परिवर्तन आया तथा इस क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम पढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात किया। सूत्रपात मतलब उसको आरंभ किया। उसके बाद जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं शताब्दी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट और श्रेणियों में बटा हुआ था। स्टेट मतलब 3 भागों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप मतलब व्यक्तिगत जो अधिकार हमें मिले हुए हैं के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, मतलब इसका क्या है कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए जाने चाहिए, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए तथा सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा, इसके ऊपर भी चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरिजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं था। आमूल का मतलब होता है कि एकदम से पूरा परिवर्तन ना करें, इसके पक्ष में नहीं थे। मतलब यूरोप के कुछ देश ऐसे थे जो कि समाज के परिवर्तन, जो भी समाज के अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, ये उसके पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अपनी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मतलब पक्ष, एक पक्ष मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। आमूल मतलब शुरू से लेकर बिल्कुल जड़ से इसको पुनर्गठन, दोबारा से गठन करना जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी थे जो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी समाधानों के पक्ष में थे। रूढ़िवादी, इसको हम ये कह सकते हैं कि पुराने विचारों वाले। उदारवादी, ये वो लोग थे जो चाहते थे कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता है।
मतलब ये कि समय समय पर इन सब के जो अर्थ है, इन शब्दों का जो अर्थ है, मीनिंग है, ये समय के साथ साथ बदलता रहता है। देखो हमने एक बार छुट्टियों से पहले हमने सिविक्स का फर्स्ट लेसन पढ़ा था, जिसमें हमने राजनीति शास्त्र के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। उसमें बताया था कि किस प्रकार से कुछ वर्ड होते हैं जिनका समय के अनुसार कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, मगर जो ये वर्ड होते हैं, ये देखा जाए तो समय के साथ साथ इनके मीनिंग भी बदलते रहते हैं, इनका मतलब बदलता रहता है, इनकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्हें परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया। रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं शताब्दी का स्वरूप तय करने तथा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये कौन लोग थे, हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं कि उदारवादी कौन थे, रेडिकल और रूढ़िवादी क्या थे। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। देखो, जो समाज में परिवर्तन करना चाहते थे, वो 3 तरह के विचार थे। समाज के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, किस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिए 3 तरह के विचार थे। उन्हीं विचारकों को ही उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ। देखो, जब हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसके बाद मैंने कहा कि इस फ्रांस की क्रांति का विश्व पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, तो यूरोप पे भी, क्योंकि यूरोपीय देश है वो, तो यूरोप पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो इसलिए लोग चाहते थे कि कुछ लोग चाहते थे पुरानी परंपरा को समाप्त किया जाए, कुछ लोग चाहते थे कि पुरानी विचार चलते रहने चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि परिवर्तन होना चाहिए परंतु धीरे धीरे होना चाहिए। तो चाहते थे कि समाज के अंदर स्वरूप कैसा हो, उसके लिए लोगों के विचार अलग अलग थे। उसी विचार के आधार पर ही उन्हें 3 भागों में बांटा गया। एक विचारक थे उदारवादी, दूसरे विचारक थे रेडिकल और तीसरे थे रूढ़िवादी। देखें, समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो देखिए क्या था कि जो उस समय यूरोपीय देश थे ना, एक ही धर्म, ईसाई धर्म चलता था उसमें। इसलिए उदारवादी चाहते थे कि एक धर्म के बजाय सभी धर्मों को सम्मान समझा जाए। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वंश आधारित का मतलब पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठ जाता है या फिर उसी वंश का ही कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये उदारवादी समूह चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति को अधिकार तो दिए जाने चाहिए परंतु उन्हें छीनने का अधिकार सरकार के पास नहीं होना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था। निर्वाचित मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतांत्रिकवादी नहीं था। वे लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। यहाँ पर उदारवादी क्या चाहते थे कि वोट जो मिले वो केवल उनको मिले जिनके पास धन संपत्ति हो। जो व्यक्ति अमीर है उन्हें ही केवल वोट देने का अधिकार होना चाहिए। परंतु ये चाहते क्या थे कि नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो, सरकार उन अधिकारों को ना छीन सके। ठीक है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर ये लोकतांत्रिक इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि ये सभी को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, केवल अमीर व्यक्तियों को ही वोट देने का अधिकार देना चाहते थे। परंतु इसके विपरीत
मतलब इसके उल्ट जो रेडिकल समूह था वो क्या था देखें। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब जो रेडिकल था ये बिल्कुल उसके विपरीत था। वो क्या कहता था कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार हो, सरकार जो बने वो बहुमत मतलब ज़्यादा लोगों का समर्थन पर, ज़्यादा लोगों के समर्थन पर आधारित हो। इसके लिए इसमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जिम्मेदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। भाई ये किसी को भी कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, ये लोग उसके खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे। तो कहते थे कि निज संपत्ति होनी चाहिए लोगों के पास, ये नहीं है कि कुछ लोग तो समाज के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर हो, ठीक है ना, और कुछ बहुत ही गरीब हो। वो कहते हैं कि ये जो संपत्ति है सब लोगों का अधिकार होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे कमाई, जो भी कमाए उस आधार पर वो समाज में उसका हिस्सा होना चाहिए, संपत्ति पर हिस्सा होना चाहिए, ना कि केवल कुछ लोग ही उनके पास ये हिस्सा संपत्ति होनी चाहिए। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। जो रूढ़िवादी थे, पुराने विचारों वाले थे, वो दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। पहले तो ये विरोध करते थे भी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे। परंतु 19वीं शताब्दी में जब आए तो उनको भी लगा कि अब कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का समान मतलब पुरानी परंपराओं को, पुरानी मर्यादाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उसे पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाना चाहिए, और बदलाव की जो प्रक्रिया वो बड़ी तेज गति से न होकर धीमी गति से हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कार्यकरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। कल इससे आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से रूस के अंदर ये औद्योगिक परिवर्तन हुए